हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा। तो आज मैं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का नोट्स नंबर सेकंड लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको विस्टर्न डिफ्यूज़न का नोट दिया था, उसी से रिलेटेड आज सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑस्मोसिस, परासरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, देन डेफिनेशन, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस। चलिए, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तब कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से जल या अन्य सॉल्वेंट के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर डिफ्यूज़न करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम एक यू आकार की नली लेंगे और उसको बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देंगे और उसके एक ओर हम वाटर भर देंगे, दूसरी ओर हम कोई अन्य सॉल्वेंट जैसे कि शर्करा भर देंगे। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात देखेंगे कि जो जल के अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए धीरे धीरे अन्य सॉल्वेंट यानी कि जो हमने शर्करा लिया है उसकी ओर धीरे धीरे गति करने लगते हैं। मतलब कि जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं ना। तो यही प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वह क्रिया है जिससे जल या अन्य विलायक के अणु स्वयं की कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर परासरण करने लगते हैं। ये प्रोसेस परासरण या ऑस्मोसिस कहलाती है। जो जल होता है वो स्वयं की कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता, मतलब कि जो शर्करा का जो सॉल्यूशन है उसकी ओर गति करने लगते हैं। तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है गाइस, ये जो प्रोसेस होती है ये तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो इक्वल नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। जब किसी पादप कोशिकाओं में ऑस्मोसिस क्रिया के समय जल या अन्य विलायक के अणु बाहर विलयन से कोशिका के अंदर विसरित होते हैं, तब उसे अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है कि बाहर से जो वाटर के अणु होते हैं वो अंदर की ओर कोशिका में आते हैं, तो ये प्रोसेस एंडोऑस्मोसिस कहलाती है। और जब ये अणु अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो ये एक्सोऑस्मोसिस कहलाती है। परंतु जब ये क्रिया विपरीत दिशा में होती है तब इसे बाह्य परासरण या एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। जीवित कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। गाइस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि जो लिविंग कोशिकाएं होती हैं, लिविंग सेल्स जो होती हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है या अपारगम्य होती है या पारगम्य होती है। तो जो लिविंग कोशिकाओं की, जो लिविंग सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य होती है। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तब उस विलयन में घुलनशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। और इससे पहले मैंने आपको डिफ्यूज़न में बताया था, डिफ्यूज़न प्रेशर, और वो भी डिफ्यूज़न से रिलेटेड था, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ऑस्मोटिक से रिलेटेड है। दोनों में कभी कभी डिफरेंट बिटवीन भी आता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न प्रेशर मैंने बता दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो उनमें जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में व्यक्त किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, 1 atm इक्वल 0.1 बार्स होता है ना। तो अब हम इसका जो पौधों में परासरण क्रिया का महत्व है वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। रूट्स हेयर्स भूमि से जल का अवशोषण ऑस्मोटिक क्रिया के द्वारा ही करते हैं। पौधों में जो रूट हेयर पाए जाते हैं, मूलरोम जो पाए जाते हैं, वो भूमि से जल का अवशोषण ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया द्वारा ही करते हैं।
रूट हेयर्स से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह इसी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, परासरण की क्रिया के कारण जल के अवशोषण से जो कोशिकाएं होती हैं वो टर्गिट हो जाती हैं। टर्गिडिटी के कारण ही पौधों में जो लीव्स होती हैं, जो स्टेम होते हैं, वो खड़े रहते हैं। ठीक है, टर्गिडिटी के कारण ही जो पत्तियां और जो तने होते हैं पौधों के, वो खड़े रह पाते हैं। पौधों के अंगों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियाँ जैसे कि स्टोमेटा का खुलना, बंद होना, बीजों के विकिरण के फलस्वरूप फलों का फटना, फर्न की बीजाणुधानी का फटना आदि, ये सभी प्रोसेस जो होती हैं वो पराशरण की क्रिया पर ही आधारित होती हैं। साथ ही जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनका खुलना और बंद होना भी रक्षक कोशिकाओं या फिर टारगेट कोशिकाओं, टारगेट सेल्स के टारगेट प्रेशर पर निर्भर करता है। बहुत सी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि पराशरण क्रिया पर आधारित होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस की हेल्प से जीवित कोशिकाओं का पराशरण ज्ञात किया जा सकता है। ये सभी गाइस जो प्लांट के सिग्निफिकेंस है ना, वही हैं। तो पराशरण क्रिया के कारण ही पौधों में गति होती है, जैसे कि छुई मुई की पत्ती, टच मी नॉट जो प्लांट होता है वो मूवमेंट करता है ना, वो इसी के कारण होता है। आपने सुना ही होगा जो टच मी नॉट जो प्लांट होता है वो मूवमेंट करता है, जैसे ही अपन उनकी जो लीव्स होती हैं उनको टच करते हैं तो वो बंद हो जाती हैं। तो जो पराशरण की क्रिया होती है उसके कारण ये प्रोसेस होती है। सो गाइस, कंप्लीट हो चुका है अपना टॉपिक। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।